स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे पूरा इनकम टैक्स एक्ट, वो भी फाइनेंस एक्ट 2025 के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं उनके साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूटे ना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। क्या क्या टॉपिक हम एग्रीकल्चर इनकम में जो है कवर करेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, देन है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि एग्रीकल्चर लैंड को किस तरीके से ट्रीट करना है, कौन सा लैंड जो है एग्रीकल्चर ट्रीट करना है, कौन सा रूरल। एग्रीकल्चर में दो तरह के टाइप होते हैं, एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। किस लैंड को कौन कौन सा ट्रीट करना है, कब कैसे ट्रीट करना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। माइनर एग्रीकल्चर इनकम, कि अगर माइनर एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कंपोजिट इनकम, कंपोजिट इनकम मतलब बेसिकली होता है कि अगर एक इंडिविजुअल दोनों तरह की इनकम अर्न कर रहा है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम अर्न कर रहा है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। मेथड ऑफ एग्रीगेशन और पार्शियल इंटीग्रेशन। अब इंडिविजुअल, ये तो हो गया कंपनीज़ के लिए। अब ये जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है वो हो गया इंडिविजुअल्स के लिए, कि इंडिविजुअल्स कैसे कंप्यूट करेंगे उस केस में। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, बट अगर एग्रीकल्चर इनकम में लॉस अगर अराइज हो रहा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। उसके साथ साथ हम रिलेवेंट केस लॉज जो रहेंगे इस चैप्टर के, वो भी डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में जो है वो डेफिनेशन दी हुई है कि एग्रीकल्चर इनकम किस किस सिचुएशंस में हमें एग्रीकल्चर इनकम को मानना है कि हाँ वो एग्रीकल्चर इनकम रहेंगी। ठीक है। जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1A में प्रोवाइड की गई है। इस डेफिनेशन का हम सिर्फ रिलेवेंट पार्ट ही जो है डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि सिंस आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको बेसिक्स पता है कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे होती है और कैसे उस पर टैक्स वगैरह लगाया जाता है। बट स्टिल अगर आप भूल गए हो तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट रहेगा, मैं उसको तो और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी, सो दैट आपको दिक्कत ना हो समझने में। नाउ डिफाइन, जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1A, वो उसमें जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके, कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी इनकम अर्न कर रहा है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, प्रोवाइडेड कि दो मेन सिचुएशन है। एक तो एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, वो भी सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए, एंड दूसरा जो कंडीशन है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन उस पर होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन मीन कोई भी एक्टिविटी जो कि हम जो है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए करते हैं, लाइक उसमें सीड्स डालना, ठीक है, उसको वाटर करना, उसको पानी देना, उसको पैम्परिंग करना, जो होती है फसल होती है उसको पैम्पर करना के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं वो डालते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशन हो गए, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो गई, इसको एग्रीकल्चर ऑपरेशन कहते हैं। नाउ लेट्स, इसमें जो है मेनली 4 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है इनकम फ्रॉम लैंड। अब लैंड में यहाँ पे लिखा है रेंट एंड रेवेन्यू, मीन्स अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और आपने किसी और को उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए दे दिया, तो मेरा यहाँ पे फोकस रखना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए किसी और को दिया है, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर लैंड से जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो वो उस रेंट को भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू मीन्स यहाँ पे कि आपका जो एग्रीकल्चर लैंड था, आपने खुद उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी या एग्रीकल्चर ऑपरेशन उसमें किया है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। सेकंड है हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। नाउ आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ठीक है।
आपके पास नहीं है, सपोज़ आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है बट आपके पास लाइक पानी की फैसिलिटी है, जो खेत में पानी देते हैं उससे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पंप है, ठीक है। अब आपका जो है आस-पास के जो एग्रीकल्चर फार्मर हैं वो आपके पास आते हैं और आपसे बोलते हैं कि हमारे खेत को पानी देना है, और आपसे मतलब वो आपसे पानी की फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो उससे जो आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मतलब जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो फार्मर्स को, ठीक है, तो उससे अराइज होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। या तो आप खुद कर रहे हो वो सारी एक्टिविटी, या आप दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो, उससे आपको इनकम रिसीव हो रही है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर की जाएगी। थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस और फार्म लैंड। तो ये फार्म हाउस वो वाले फार्म हाउस नहीं है जो कि जहाँ पे पार्टी वगैरह होती हैं। ये फार्म हाउस बेसिकली वो वाले फार्म हाउस या फिर फार्म लैंड है जो कि एग्रीकल्चर लैंड के पास ही होते हैं, नियर बाय होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पर ही होते हैं। ये जो है बेसिकली स्टोर रूम्स होते हैं, स्टोरेज हाउस होते हैं, ताकि जो फार्म्स हैं, मतलब अगर हमने खेती करके जो भी हमारी क्रॉप्स आई है उसको हम स्टोर कर सकें कुछ दिन के लिए, या फिर वहाँ पे रह के हम उनकी देखभाल कर सकें, तो वो वाले फार्म हाउस या फार्म लैंड से अगर कोई भी इनकम अराइज हो रही है, या फॉर एग्जांपल कैसी इनकम अराइज हो सकती है, आपके पास स्टोरेज हाउस है, आपने उसको किसी और को जो है रेंट पे दे दिया, उससे आपको इनकम अराइज हुई, तो वो आपके लिए होगी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इनकम फोर्थ है हमारा इनकम फ्रॉम नर्सरी, सीडलिंग एंड सैम्पलिंग। मतलब अगर आप नर्सरी आप जानते होंगे क्या होते हैं, एक जगह होती है जहाँ पे फूल वगैरह जो है ग्रो करके बेचे जाते हैं, या तो ग्रो कर लो आप वहाँ पे, या फिर ख़रीद के ला के बेच लो, ठीक है। एक प्लांट होता है जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं प्लांट, उसी तरीके से अगर आप प्लांट ख़रीद के लाते हो तो जो बंदा वो शॉप मतलब उसको चला रहा है, तो वो उसकी जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर की जाती है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए सिचुएटेड इन इंडिया में होना चाहिए। अगर वो लैंड इंडिया के बाहर है तो वो एग्रीकल्चर इनकम तो रहेगी, बट इंडिया में उसको टैक्सेबल करा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। सो बेसिकली जो जनरल टर्म है, जनरल एग्रीकल्चर इनकम का जो ट्रीटमेंट है वो है कि एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। अब एग्जाम्प्ट होती है उसके लिए भी थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि अगर 5,000 तक की जो है एग्रीकल्चर इनकम अराइज होती है तो एग्जाम्प्ट रहती है, उसके बियॉन्ड अगर जाती है तो टैक्सीबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है। बट स्टिल हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इनडायरेक्टली कलेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड है उसके बियॉन्ड जाती है तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है एग्रीकल्चर इनकम पर भी। एंड जो इनकम एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है इनकम टैक्स की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट एग्रीकल्चर इनकम पे जो भी टैक्स लगता है उसकी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो स्टेट वाइज अर्न की जाती है, ठीक है। सारी इनकम स्टेट वाइज ही होती है, बट यहाँ पे ना स्पेसिफिक रीज़न होता है कि कुछ ही एरिया में जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, तो बेसिकली उनको जो है बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी तो वो ज़्यादा बेटर वे में एग्रीकल्चर इनकम को मैनेज कर पाएगी, क्योंकि क्लोज बाय हो गया, नियर बाय ही हो गया ना, तो इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारा जो है स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 में जो लेवी एंड कलेक्शन की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अब सेक्शन 14A वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन रिलेशन टू एग्जाम्प्ट इनकम द सेम शैल नॉट बी अलाउ एज डिडक्शन। इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर कोई भी इनकम, अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम अर्न करी है एंड उस पर आपको एग्जाम्पशन मिल गई है, एग्जाम्पशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, जनरली एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। और अगर आपने एग्जेम्प्टेड इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया है तो वो एक्सपेंडिचर आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब क्योंकि इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उस पर मिलने वाला डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा एग्रीकल्चर इनकम का बेसिक्स।
सो ये लिस्ट है एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर के आइटम दिए हुए हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रिलेवेंट था एज अ फाइनल स्टूडेंट, मैंने उतना आपको समझा दिया है। और अगर आपको और भी ज़्यादा रीड करने का मन कर रहा है तो आप गूगल कर सकते हो, आप अपना मॉड्यूल खोल के उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, आप इतना ही पढ़ो। और ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट इनकम। सो कंपोजिट इनकम का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई एसएससी जो है एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न कर रहा है एंड नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम भी अर्न कर रहा है, तो उस केस में उसकी जो इनकम होगी उसको कंपोजिट इनकम कहा जाएगा। एंड इस केस में उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा टैक्स के लिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे आगे, ठीक है। एंड अगर कोई भी एसएससी, बेसिकली कंपोजिट इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज़ के लिए है, इंडिविजुअल के लिए किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल रहेगा उसके लिए हमारे पास अलग सेक्शन है, अलग टॉपिक है, हम उसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। सो हम इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, कंपोजिट इनकम। इफ़ एन एसएससी हैज़ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम and partly non-agriculture income, this situation is known as composite income. Further, no deduction is permissible in respect for any expenditure incurred by SSC. तो ये बेसिकली वही हमारा अभी जो हमने बेसिक में सेक्शन 4A पढ़ा वही पॉइंट हो गया, सेक्शन 14A जो हमने पढ़ा वही वाला पॉइंट हो गया। अगर एग्रीकल्चर इनकम आप अर्न करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्टेड इनकम आप अर्न करते हो तो उसके ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही कह रहा है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसी एक्सपेंडिचर का जो कि आपने कंपोजिट इनकम, जो कि आपने एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए की होगी। नाउ कंपोजिट इनकम में भी सेक्शन रूल 8 एंड 7 एंड 8 के अलावा जो है कंपोजिट इनकम फॉर अदर प्रोडक्ट भी है। इसमें दो टाइप है, एक तो कंपोजिट इनकम जो है किस तरीके से कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, एंड कंपोजिट इनकम अदर प्रोडक्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है कंपोजिट इनकम डिस्ट्रीब्यूट है टू कैटेगरीज में। लेट्स स्टडी रूल 7 एंड 8 फर्स्ट एंड देन वी विल स्टडी अदर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो अगर आप ग्रो कर रहे हो एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हो रबड़ को, तो आपका 65% ऑफ दैट इनकम, ठीक है, आपने ग्रो किया, मैन्युफैक्चर किया रबड़ को से मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी आपकी इनकम आ रही है उसका 60% जो 65% जो है वो एग्रीकल्चर माना जाएगा एंड 35 जो है वो नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे किया गया है, इसका कोई भी जो है सोर्स नहीं है। ये जो है रेट जो है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल हो गए। सो ये रेट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने ये इंटर में भी पढ़ा होगा, आई होप कि आपको याद होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफ़ी। ना अगर आप ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्या, कॉफ़ी ग्रो एंड कर्ड कर रहे हो उसको, तो 75% एग्रीकल्चर एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस इनकम, ठीक है। एंड अगर आप कॉफ़ी को ही ग्रो एंड कर्ड के अलावा उसको रोस्ट भी कर रहे हो एंड ग्राउंडेड भी कर रहे हो, तो उस केसेस में आपका 60% जो है वो हो जाता है एग्रीकल्चर एंड 40% जो हो जाता है वो आपका नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप टी के बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपका 60% एंड 40% एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर रहता है। नाउ हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये जो रेट हैं वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मेट रेडी कर लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। मिस कविता, ROR हैज़ ड्राइव फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड। ये फॉलोइंग इनकम इसने अर्न की है एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। हमें एग्रीकल्चर एंड
एंड बिजनेस इनकम को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कितना एग्रीकल्चर रहेगा एंड कितना बिजनेस इनकम रहेगा, ये हमें कंप्यूट करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉन्फिग्यूर्ड लेटेक्स प्रोसीड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रो इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ जाता है? दार्जिलिंग है इंडिया में ही, ठीक है। अब इनकम कहाँ से अराइज हो रही है? सेल्स ऑफ लेटेक्स, लेटेक्स मतलब रबड़ ही होता है, ठीक है। तो रबड़ की सेल्स है, तो रबड़ के लिए हमारे पास क्या रेशो है? रबड़ का जो रेशो है वो है हमारा 65:35, मतलब 65 हमारा एग्रीकल्चर इनकम रहेगा, 35 हमारा बिजनेस इनकम रहेगा। सो हम यहाँ लिख लेंगे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबड़ प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग, ठीक है। नाउ इनकम कितना है? 1 लाख। सो 1 लाख का 65% 65,000 एंड 35% 35,000, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड, ग्रोन एंड कर्ड इन यकचौक तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु हमारा इंडिया में आता है, ठीक है। इंडिया में अगर आ रहा है और कॉफ़ी है, कॉफ़ी क्या है? सिर्फ ग्रोन एंड कर्ड है, तो कितना रेशो हो गया हमारा? 60 ग्रोन एंड कर्ड है तो 75 एंड 25% का जो है वो रेशो हो जाएगा हमारा, ठीक है। इनकम फ्रॉम कॉफ़ी लिख लेंगे। आपको ये पूरा लिखना है, एग्जामिनेशन में आपको पूरा जो लाइन है वो कोट करना है। एंड कर्ड, सो कितना इनकम है हमारी? 2 लाख। तो 2 लाख का 75% 1,50,000 हो गया, 1,50,000 हो गया एंड 25% इज़ 50,000, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है। थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी। नाउ अनदर कॉफ़ी आ गई हमारे पास, ग्रोन रोस्ट ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। नाउ यहाँ पे रोस्टेड ग्रोन एंड कर्ड के साथ ये रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी है, तो ये हमारी कौन सी सेल हो गई? इसका रेशो बताओ। यस, 60:40 का रेशो रहेगा इसका। कॉफ़ी ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है। आप अच्छे से इसको लिख कर आना, ठीक है। कितना इनकम है हमारा? 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का जो है ये जो है रेशो तो हो गया। अब नाउ हमने आगे नहीं पढ़ा, सो आगे क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, तो इसका रेशो हो गया 60:40, बट हमने आगे नहीं पढ़ा। आगे लिखा है कोलंबो। कोलंबो अब इंडिया में नहीं आता है, ठीक है। कोलंबो इज़ एन फॉरेन कंट्री, अब ये फॉरेन इनकम हो चुकी है। सेल कंसीडर वाज रिसीव इन चाइना, बट रिसीव कहीं पे भी हुआ हो, ठीक है। अर्न आपने जो है वो कोलंबो में किया है, तो फॉरेन इनकम हो गई, तो ये 100%, तो जी ये इनकम हो गई 100% बिजनेस इनकम हो गई। देखो मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, अभी मैं अगर ये आगे की लाइन नहीं पढ़ती तो मैं गलत कर देती, मैं 60:40 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती। सो आपको यही एग्जामिनेशन में याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और समझ के पढ़ो, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है वो गलत ना हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ना यहाँ इंडिया आ गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात किसकी हो रही है? टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर हुई है। रेशियो क्या है टी का हमारे पास? 60:40। इनकम कितनी है? 10 लाख, तो 6 लाख एंड 4 लाख हो गया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग सीडलिंग इन नर्सरी एट कोचिन बेसिक ऑपरेशन वे आर नॉट कैरी आउट बाय हर ऑन लैंड। नाउ कोचिन इंडिया में आ जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है? सीडलिंग एंड सैम्पलिंग और इन नर्सरी हो रहा है।
अब मैंने आपको अभी बेसिक्स पढ़ाते वक्त बताया था कि 3 तरह की जो है एज़ पर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1A 4 कैटेगरी में हमें जो है इनकम एग्रीकल्चर इनकम को डिफ़ाइन किया गया है। उसमें से वन ऑफ दैम था कि नर्सरी की से अगर इनकम रिसीव हो रही है, तो अगर नर्सरी से हो रही है तो वो 100% जो है एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये 100% एग्रीकल्चर इनकम रहेगी। वेदर जो है आपका नेसेसरी जो बेसिक ऑपरेशन है वो कैरिड आउट हुआ हो या ना हुआ हो वो मैटर नहीं करता, नर्सरी की इनकम है 100% एग्रीकल्चर रहेगा। ठीक है, 100% एग्रीकल्चर। 2 लाख की इनकम है। ठीक है, नाउ हम इसको टोटल कर देंगे कि एग्रीकल्चर से कितना इनकम हो रहा है इसका एंड नॉन एग्रीकल्चर से कितना इनकम अराइज हो रहा है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।